दोस्त, मैं आनंद एकेडमी सेंटर की ओर से जेपी सर आप सबों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक बधाई देता हूं और जो मैं आशा करता हूं आप लोग देखें। मैं आज थोड़ा ऑडियो वीडियो बनाने जा रहा हूं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद तो आप लोग जैसे जानते ही हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच या विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के लोगों का सबसे पहले अपने देश को रखने की भावना सिखाती है। इस प्रकार और हम कह सकते हैं देश के लोगों को दिल में पहले देश बाद में कुछ की भावना उत्पन्न होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। दोस्त, मैं राष्ट्रवाद से समर्पित इस चैप्टर में बहुत सारा मैं ऑब्जेक्टिव को मैं एकत्रित किया हूँ और ख़ास करके अनेक सारे कंपटीशन में बिहार लेवल की जो कंपटीशन होती है उसमें और हमारे 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी हेल्पफुल होंगे। राष्ट्रवाद के संबंधित पहले हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रवाद के संबंधित फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से वर्णन करेंगे। तो पहला चीज़ इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप में आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। उनके विरोध में ऑस्ट्रिया था। और गैरिबाल्डी क्या थे? तो पैसे से नाविक थे। और जालबेरियन किन लोगों की संस्था थी? जो व्यापारी की। और लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। और यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं? तुर्की को। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यह भी मेजनी ने ही किया था। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना मेजनी ने ही किया था। रक्त और लौह नीति का पालन ये किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन थे? तो एक कूटनीतिक थे। सर्डिनिया फिडमाइंड का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल थे वहाँ के शासक। और सर्डिनिया पिंटमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था? तो काउंट कुमर थे। और वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन की वंश की स्थापना की गई? तो बूर्बो वंश की गई थी। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार थी। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त और लौह की अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने ही। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। डाइट क्या है? तो जर्मन का संसद का नाम है डाइट। राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? पुनः जागरण से। यंग इटली का स्थापक कौन था? मेजनी। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। ये इसमें कुल कितने कोड होते हैं? तो 5 होते हैं। जर्मन और इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। यूरोप के निवासियों के लिए किस देश की साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूनान। नेपोलियन के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। लेक्टर ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई थी? 1707 ईस्वी हुई थी। यूनान कब आज़ाद हुआ था? तो 22 मार्च 1832 ईस्वी में हुई थी। यूरोप की सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को। चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में।
और किस संधि के द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। और वियना सम्मेलन जो हुई थी, उसको वियना कांग्रेस भी बोला जाता है, वो भी इनकी अध्यक्ष मेटरनिक ने की थी। और ये सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुई थी। ये सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुई थी, वियना सम्मेलन 1815। उसके बाद हम लोग फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य के निर्माण इसने ही किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने नहीं। तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ हम नेपोलियन बोनापार्ट से ही कुछ शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी? थोड़ा ये लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन होगी, इसको समझेंगे। और इतिहास पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा धैर्य और शांति के साथ समझा जाता है तो बहुत आसान होते हैं इन्हें समझना। तो मेरे दोस्त, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ। फ्रांस के आजेक्सिया में हुई थी। और इनके पिताजी जो था, जिसका नाम था चार्ल्स बोनापार्ट, जो एक चिरकालीन कुलीन परिवार से बिलोंग करता था। और इसकी पत्नी मेरी लुइस थी। और इनकी मृत्यु 5 मई 1821 को सेंट हेलेना में हुई थी। और जहाँ तक बात है राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन जो था उसको समाप्त कर वहाँ के प्रथम काउंसिल के नाम से फ्रांस की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। और 1804 ईस्वी में वह फ्रांस की सम्राट बन गया। कब बना? 1804 ईस्वी में। कौन? तो नेपोलियन। कहाँ की? तो फ्रांस की। इससे पूर्व भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पराजित कर इटली के कई सारे हिस्से को अपने अधिकार कर लिया था। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता द्वारा उन्होंने एक कानून पारित किया था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। और इस कानून में था कि जन्मजात विशेषाधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया, नेपोलियन ने ही किया था। कानून के समक्ष ही उसको समानता का सिद्धांत अपनाया गया। और सीमांत व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे इस व्यवस्था को समाप्त करने से सबसे फायदा ये हुआ, किसानों को भू राजस्व या भूदास से मुक्ति मिल गया। जिससे किसानों को थोड़ी बदहाली जो थी, इसमें थोड़ी खुशी की माहौल आई। उन्होंने यातायात सुधार व्यवस्था को, संचार सुधार व्यवस्था, मतलब कई क्षेत्र में उन्होंने अच्छे प्रयास काम किए। समान शुल्क हुआ, जैसे समान मापतौल हुआ की प्रणाली, और सारे मुद्रण के प्रचलन की व्यवस्था कर दिया। इसके प्रयास से अधिकृत जो राज्य थे वहाँ थोड़ा आशा जग गया फ्रांस में। और तानाशाह के विरुद्ध जो वहाँ लोग एकत्र होकर आवाज़ उठाने लगे, जिससे यूरोप में क्या हो गया, मतलब फ्रांस में राष्ट्रवाद का वहाँ उदय हो गया। तो मतलब अच्छे खासे माने जा सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान। इस प्रकार हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने देखे। और हम ये भी जानते हैं इटली के एकीकरण में 3 महान महापुरुष की लोगों की देन थी। गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट कोमार हुए इटली के एकीकरण में। मेजनी, काउंट कोमार, गैरिबाल्ड। तो इटली के एकीकरण मेजनी को मसीहा भी बोला जाता है, और कोमार को कूटनीति, और गैरिबाल्डी को वहाँ की तलवार भी बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग इतना चीज़ पढ़ें। और हम अभी इतनी पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग आशा करते हैं इससे लाभान्वित होंगे और हमारे ऑडियो वीडियो को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करेंगे। मैं आनंद एकेडमी
की ओर से जेपी सर आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।